तो चलिए आज की क्लास में संपूर्ण भारत का भूगोल को एक ही वीडियो में देखेंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा धैर्यपूर्वक देखिएगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो भारत का भूगोल से यानी कि भारत का भूगोल से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल को और अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो देखते हैं इसको क्या है, भारत का स्थिति एवं विस्तार है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 2.4% है, ठीक है। और याद रखिएगा आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमेशा याद रखिएगा 7वां स्थान है। आकार की दृष्टि से विश्व में यानी कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमेशा याद रखिएगा 7वां स्थान है। आगे की बात किया जाए कि विश्व की कुल संख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो हमेशा रखना 16.7%। 16.7% है जो कि भारत में निवास करता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हमेशा याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आगे की बात किया जाए भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो हमेशा याद रखिएगा 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। आगे की बात किया जाए भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो हमेशा रखना 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है। आगे बात किया जाए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो हमेशा रखना 15,200 किलोमीटर है जो कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। जो अगला पॉइंट है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना 6,000 यानी कि 6100 किलोमीटर है जो कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। और द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो हमेशा रखना 7,516.5 किलोमीटर है। 7,516.5 किलोमीटर है। आगे देखते हैं भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर है? भारत का जो ध्रुव है दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो हमेशा रखना 876 किलोमीटर की दूरी पर है। 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? बताइएगा भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में है? तो हमेशा याद रखिएगा 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट रेखा में स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। आगे देखते हैं कि भारत के किस राज्य का तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की तट रेखा है जो कि सबसे छोटी है। अगला पॉइंट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? याद रखना कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भी कितने राज्यों से? याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी बताएं आप लोग को कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमेशा लगाइएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? याद रखना केप केमोरिन बाबू, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो याद रखना केप कोमेरिन हो जाएगा। आगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? तो याद रखना इंदिरा कॉलेज जो कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। आगे देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देखते हैं आगे कहा है। जो आगे कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। आगे कि आदम का पुल कितने देशों के मध्य स्थित है? याद रखना भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। एग्जाम में पूछा जाए कि आदम का पुल किन देशों के बीच मध्य स्थित है? याद रखना भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कहा है। जो आगे है डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास है जो किसके बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है।
आगे देखते हैं, द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? द्वीप एक द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? तो याद रखना गुजरात के तट पर स्थित है, गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो याद रखना मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो याद रखना मन्नार की खाड़ी अलग करता है। आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा भूभाग है जो प्राचीनतम है? तो याद रखना प्रायद्वीपीय पठार है जो कि प्राचीनतम है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना कोकण तट के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे का है जो आगे है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी बिंदु भाग किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, हमेशा याद रखिएगा, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो बताइएगा निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है स्थित है? तो याद रखना गांधीनगर, याद रखिएगा गांधीनगर है जो कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो याद रखना 23:30 उत्तरी अक्षांश भाग। ठीक है, 23:30 उत्तरी अक्षांश, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे कहा जो आगे है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा मणिपुर, मणिपुर राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आगे कहा जो आगे कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो याद रखना 2 घंटे का अंतराल होगा, हमेशा याद रखिएगा 2 घंटे का अंतराल होगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? याद रखना 23 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पूर्वाहन हो जाएगा, 23.5 डिग्री क्या होगा? पूर्वाहन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कहा जो आगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो हमेशा याद रखना मणिपुर की सीमा है जो कि बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन मिलती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहा जो आगे है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो याद रखना प्रवाल से हुई है। लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो याद रखना परिवाल से हुई है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो याद रखना अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 36 है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 36 हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है बताइएगा? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का बाबू। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? याद रखना उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? तो याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में हो जाएगा। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? याद रखना कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आगे देखते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी है तक है? याद रखना 12 समुद्री मील, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 10 डिग्री चैनल किसके माध्यम से किस मध्य स्थित है? तथा छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो याद रखना रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो याद रखना मैकमोहन रेखा हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है जो आगे भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ रहे? तो याद रखना बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। आगे क्यों चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो याद रखना अफगानिस्तान के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो याद रखना अफगानिस्तान के साथ है। आगे कि भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? याद रखना राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है जो आगे भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? याद रखना 82.5 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर्वतीय है?
याद रखना 11% है जो कि पर्वतीय है। आगे देखते हैं कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो याद रखना 43% है जो कि मैदानी भाग है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसने किया था? रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई क्या है? इधर देश का नाम दिया हुआ, इधर सीमा की लंबाई है। बांग्लादेश के साथ याद रखना 4096 किलोमीटर है। और चीन के साथ कितना है? याद रखना चीन के साथ 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर हो जाएगा। और नेपाल के साथ कितना हो जाएगा? 1752 किलोमीटर हो जाएगा। म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर और भूटान के साथ 587 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ कितना है? 80 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे पहले आगे देखते हैं। ठीक है, भारत आगे है कि भारत के पर्वत, दूसरा टॉपिक का नाम। आगे देखते हैं। आगे है भारत, दूसरा टॉपिक का नाम है भारत का पर्वत। भारत के पर्वत के टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखना बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो याद रखना बलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो याद रखना हिमालय हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है जो आगे अरावली श्रेणियों की अनुबंधिक आयु है? तो याद रखना 570 मिलियन वर्ष हो जाएगा। और अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो याद रखना अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो याद रखना है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू संरचना से हुई है? तो याद रखना टेथिस से बाबू। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संरचना से हुई है? तो याद रखना टेथिस से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और आगे क्यों चलते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि हिमालय में हम हिम रेखा कहाँ मिलती है? बताइएगा। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो याद रखना है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है। आगे देखते हैं। आगे क्या है जो अगले पॉइंट है कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दून के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो याद रखना कुमायूं हिमालय के में स्थित है। उत्तराखंड उत्तरांचल में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो याद रखना नंदा देवी हो जाएगा। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखना कहाँ कब हुआ? तो याद रखना सिनोजोइक में बाबू। ठीक है, सिनोजोइक में हुआ था, याद रखिएगा। आगे कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखना अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। और भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली ही हो जाएगा। और बात किया जाए अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो याद रखना गुरु शिखर हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा गुरु शिखर हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है? तो याद रखना एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? तो याद रखना एक प्रकार का भ्रंश कगार है। आगे को चल बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है पश्चिमी घाट को। यानी कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो याद रखना अनाई मुदी हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अनाई मुदी हो जाएगा। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? महेंद्रगिरी हो जाएगा। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो याद रखना महेंद्रगिरी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन है? याद रखना नीलगिरी की पहाड़ियां। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो याद रखना कार्डेमम। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो याद रखना कार्डेमम हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखना केरल में। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखना केरल में। आगे क्यों चलते हैं। आगे क्या है जो आगे है कार्डेमम पहाड़ियां किन राज्यों
की सीमा पर स्थित है, तो हमेशा याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो आगे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, तो याद रखना पारसनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो आगे गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो याद रखना बिहार में स्थित है। आगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो याद रखना सैडिक पीक हो जाएगा, सैडिक पीक नाम है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो याद रखना सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। और गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो याद रखना तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है, जो हमेशा याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है, ये किस प्रकार का है, तो याद रखना एक संप्राय भूमि, एक प्रकार का क्या है, संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे है बाबू की कोडाई नाल किस पर्वत शिखर श्रृंखला का परिस्थिति है, तो याद रखना पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना केरल राज्य में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो याद रखना हिमालय पर्वत स्थित है। आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू किस पर्वत को सागरमाथा और चोमा चोमोलुंगा लुगमा के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना माउंट एवरेस्ट को। अगर कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है, याद रखना अरावली पर्वत शिखर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। अगला टॉपिक का नाम क्या है, भारत के प्रमुख दर्रे को देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो याद रखना श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और नाथुला और जो जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना सिक्किम राज्य में स्थित है। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो याद रखना अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो याद रखना तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। जो कि कौन दर्रा जोड़ता है, तो हमेशा रखिएगा पालघाट दर्रा जोड़ता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो याद रखना पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो याद रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है, तो याद रखना खैबर दर्रा नाम है। सिरकिल्ला, बरा लाचा और पचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमेशा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो याद रखना भारत और चीन को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किस नदी में पड़ता है, तो याद रखना सतलज नदी घाटी में पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है, तो याद रखना बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो याद रखना थाल घाट दर्रा जोड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो याद रखना थाल घाट दर्रा जोड़ता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वत माला में स्थित है, तो याद रखना पश्चिमी घाट में स्थित है। याद रखिएगा थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है, तो याद रखना पश्चिमी घाट में स्थित है। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था, तो याद रखना खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो याद रखना काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है, तो याद रखना भारत और चीन को जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो याद रखना लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। कौन दर्रा, तो याद रखना चांगला दर्रा जोड़ता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है, तो याद रखना लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो याद रखना पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। लिपुलेखा दर्रा स्थित है उत्तरांचल में स्थित है। हमेशा रखिएगा लिपुलेखा दर्रा कहाँ स्थित है, याद रखना उत्तरांचल में स्थित है। आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो
आगे कुछ क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक है जो कि सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बताइएगा, नाथुला दर्रा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? जी नहीं, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही जो कि गलत है। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नाथुला दर्रा जो कि है सिक्किम राज्य में स्थित है, हमेशा याद रखिएगा। दिए गए दर्रे व राज्यों का सुमेलन निम्न प्रकार से है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, कालघाट केरल में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। ये सबको आगे कि माना दर्रा स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। अगला, हिमालय में हिमरेख बीच में स्थित है 2300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय को हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। चौरीबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। बताइएगा, चौरीबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौरीबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? याद रखना केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे बाबू की मिलान हिमनद किस क्षेत्र में स्थित है? याद रखना कुमायूं पर क्षेत्र में स्थित है। जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? याद रखना सिक्किम नेपाल में स्थित है। रीमो पुनमा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? याद रखना कश्मीर में ही स्थित है। आगे देखते हैं भारत की नदियां। भारत की नदियां, चौथा टॉपिक का नाम है भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां पहले देखेंगे, उत्तर भारत की नदियां पहले देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा, दूसरा गंगा नदी तंत्र हो जाएगा, तीसरा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है जो पहला देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। पहले में जानकारी प्राप्त करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना बोखर चू हिमनद जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो बोखर चू हिमनद जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना 2880 किलोमीटर है, जो कि सिंधु नदी की कुल लंबाई है। सिंधु नदी भारत की में कितनी लंबाई है? बताइएगा, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? याद रखें 709 किलोमीटर सिंधु नदी की भारत में लंबाई है। आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखना सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना सिंगिंग खम्बन या लाइनस माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे मक्खड़ का क्या नाम है? तो याद रखना गिलगित, जो कि 5200 मीटर है, ठीक है। 200 मीटर न कि गहरा है, 5200 मीटर है जो कि गहरा है, ठीक है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? बताइएगा, झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? बेरीनाग हो जाएगा। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो याद रखना झेलम नदी। चेनाब नदी को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? बताइएगा, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो याद रखना पुरुषनी और इरावती के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो याद रखना विपाशा या अग्रिकिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना राकस ताल झील से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो हमेशा याद रखिएगा राकस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। आगे देखते हैं सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो हमेशा याद रखिएगा 1050 किलोमीटर सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई है, ठीक है। तो याद रखिएगा सब पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो हमेशा रखना शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा। आगे है कि घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हमेशा रखना पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे देखते हैं आगे क्या है जो, ठीक है। गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे।
गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखना गोमुख हिमनद से, याद रखना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखना गोमुख जो हिमनद, ठीक है। आगे है, किन दो नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है, किन दो नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है, तो हमेशा रखना भागीरथी और अलकनंदा के, याद रखना भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद यह नदी क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है, तो याद रखना गंगा नदी बेसिन। भारत का सबसे बड़ा बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है, तो याद रखना गंगा नदी बेसिन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखना 2501 किलोमीटर, 2501 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है, तो याद रखना गंगा नदी। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना गंगा नदी को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है कि गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है, तो याद रखना सुंदरबन का डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा हो जाएगा, सुंदर वन का डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो हमेशा रखना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी कितनी की लंबाई कितनी है, तो याद रखना 960 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखना हमेशा 960 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे बाबू की यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो हमेशा याद रखिएगा इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो हमेशा याद रखिएगा इलाहाबाद में मिलती है। आगे है कि किस नदी को परम में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा किस नदी को परम में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है, तो हमेशा रखा कोसी नदी को, कोसी नदी को परम में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे की सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो हमेशा रखना कोसी नदी बाबू, ठीक है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो हमेशा रखना कोसी नदी। और बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो हमेशा रखना कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहते हैं, तो याद रखना दामोदर को। बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो हमेशा रखना है दामोदर नदी को, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, तो हमेशा रखना चंबल नदी और साबरमती नदी से, याद रखना चंबल और साबरमती से, ठीक है। याद रखिएगा चंबल और साबरमती से, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं आगे क्या है जो आगे है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो हमेशा रखना कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई कितना है, तो हमेशा रखना 960 किलोमीटर बाबू, ठीक है। 960 किलोमीटर चंबल नदी की क्या है लंबाई, ठीक है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आज जानेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना मानसरोवर झील के पास चीमायुंग दुंग हिमनद से, याद रखना मानसरोवर झील के पास चीमायुंग दुंग हिमनद से बाबू, ठीक है। चीमायुंग दुंग हिमनद से निकलती है। अगला है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना शांगप्पो, शांगप्पो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना शांगप्पो के नाम से जाना जाता है। आगे है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजौली किस नदी में है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी में। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजौली किस नदी में है, तो हमेशा रखना ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां का नाम ही याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली की नदियां का नाम क्या है। पहला नर्मदा नदी आ गया, भारत के किस राज्य में बहती है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो हमेशा याद रखना न मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो हमेशा रखना अमरकंटक के पठार से, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो हमेशा रखिएगा अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हमेशा रखना 1300 किलोमीटर है, याद रखिएगा नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है, विभ्रंश घाटी कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहा जाता है, याद रखिएगा विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो हमेशा रखना खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो हमेशा रखना सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो हमेशा रखिएगा सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो हमेशा रखना 700 किलोमीटर, जो कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो हमेशा रखना बीभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी कहाँ किस घाटी से होकर गुजरती है? तो याद रखना बीभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो याद रखना सूरत शहर के नीचे बनाती है। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो याद रखना सूरत शहर के नीचे बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? बताइएगा, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना शिवमोगा जिला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। साबरमती नदी कहाँ सॉरी शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना शिवमोगा जिला, जो कि कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, गरसोप्पा जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना शरावती नदी पर। ठीक है, गरसोप्पा जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना शरावती नदी पर। ठीक है, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखना लूनी नदी को। ठीक है, आगे लूनी नदी किस में गिरती है? तो याद रखना कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। लूनी नदी कहाँ किस में गिरती है? तो याद रखना कच्छ के रण में गिरती है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखना खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। बनास नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखना कच्छ के रण में गिरती है। और माही नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो याद रखना खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये सबको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये सबसे एग्जाम में जरूर सवाल बनता है। ठीक है, तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो आगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती। याद रखिएगा, ये पॉइंट जरूरी है याद रखना। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है? नहीं करती है, हमेशा याद रखिएगा। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना नासिक यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखना गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। जो आगे वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखना गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। बेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखना गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन है? तो याद रखना बेन गंगा तथा पेन गंगा हो जाएगा। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो चलिए आगे को चलते हैं, आगे क्या है। जो आगे कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में जाकर कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो याद रखना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तो याद रखना कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो हमेशा रखना कावेरी नदी को। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? याद रखना महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो हमेशा रखना महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो हमेशा याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, आगे है कि पेनार बेसिन कहाँ की स्थित है? बताइएगा, पेनार बेसिन कहाँ स्थित है? तो याद रखना कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। पेनार बेसिन है जो कहाँ स्थित है? तो याद रखना कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ के बेसिन से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के बेसिन से निकलती है। महानदी कहाँ जाकर गिरती है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। महानदी कहाँ जाकर गिरती है? तो हमेशा याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी उदाहरण है? तो याद रखना पूर्ववर्ती अफवाह का भाव। ठीक है, गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो याद रखना पूर्ववर्ती अफवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा नाम क्या है? तो याद रखना पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश के लोग क्या पुकारते हैं गंगा नदी को? तो याद रखना पद्मा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे भागीरथी नदी की निकलती है, कहां से निकलती है? बताइएगा, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो हमेशा याद रखिएगा गोमुख से निकलती है बाबू। ठीक है, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर एक बताए उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो आगे भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख नदी हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा और एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी में मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। जो दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? बताइएगा।
दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है क्या है बताइएगा, किसकी सहायक नदियां है, तो हमेशा रखना हुगली के बाबू, ठीक है। हुगली की सहायक नदियां कौन है, तो याद रखना दामोदर। हुगली की सहायक नदियां क्या हो जाएगा, दामोदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बताए उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो। आगे बाबू निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो याद रखना है सतलज नदी बाबू, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम है जो कि भारत में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे को चलते हैं, आगे क्या है, अगला है पांचवा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात बाबू, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम क्या है, भारत के प्रमुख जलप्रपात। याद रखिएगा, जोग या करसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, याद रखना शरावती नदी पर स्थित है। आगे जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखना जोग जलप्रपात हो जाएगा। जोग जलप्रपात का क्या नाम है, तो याद रखना महात्मा गांधी जलप्रपात बाबू, ठीक है। जोग जलप्रपात का क्या नाम है, तो याद रखना महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो। आगे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो याद रखना हुंड्रू जलप्रपात है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो याद रखना एना। याद रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो याद रखना एना हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू का है, कहाँ है बताइएगा। एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो याद रखना हुंड्रू हो जाएगा, ठीक है। हुंड्रू एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कहाँ स्थित है, रांची के पास, जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो देखो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। आगे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना कांची नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये सबको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, ठीक है। आगे चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित, कहाँ स्थित है, याद रखना जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबलपुर कहाँ पड़ता है, याद रखना मध्य प्रदेश में पड़ता है बाबू, ठीक है। साटनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, याद रखना शंख नदी पर स्थित है। साटनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, याद रखना झारखंड राज्य में स्थित है। आगे देखिएगा, आगे बाबू की गौतम धारा या जोनाहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, याद रखना रारू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना झारखंड में स्थित है। एना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना एना नदी पर स्थित है। एना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है, तो याद रखना महाबलेश्वर में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो याद रखना नीलगिरी में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात है जो कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना नीलगिरी में स्थित है बाबू, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो। आगे है पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, याद रखना पाइकारा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। अगला टॉपिक को चलते हैं, अगला है झील। छठा टॉपिक का नाम है झील है, ठीक है। भारत की प्रमुख झील है। बुलर झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत को मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो याद रखना बुलर झील बाबू, ठीक है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना बुलर झील हो जाएगा। उकाई झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना गुजरात में स्थित है। उकाई झील किस प्रकार की झील है, तो याद रखना मानव निर्मित झील है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना बाबू ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई जो झील है तो कहाँ स्थित है, तो याद रखना ताप्ती नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना मंजरा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है बताइएगा। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना तुंगभद्रा नदी पर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा झील किस राज्य में, किस प्रकार की झीलें हैं, तो याद रखना मानव निर्मित झील है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी झील है जो कि मानव निर्मित झील है, तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर झील हो जाएगा, निजाम झील हो जाएगा, तुंगभद्रा झील हो जाएगा, जो कि मानव निर्मित झील है। आगे गोविंद बल्लभ पंत सागर की झील किस राज्य में स्थित है बताइएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है, तो याद रखना रिहंद नदी पर बनाई गई है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है, तो याद रखना रिहंद नदी पर बनाई गई है।
राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना मणिपुर में स्थित है। ये सबको याद रखिएगा, ये सब बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, ठीक है। इस ज्योग्राफी का वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। आज की क्लास में ज्योग्राफी है, नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि हिस्ट्री पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा जो कि हिस्ट्री पर रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा देखिएगा वीडियो अंत तक, ठीक है। तो चलिए शुरू कर, आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे है राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें, तो याद रखना चंबल नदी पर बनाई गई झीलें। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना लोकटक झील हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो याद रखना लोकटक झील हो जाएगा। केबुल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है, तो याद रखना लोकटक झील में स्थित है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कैसे पानी की झील है, तो याद रखना खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो याद रखना चिल्का झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है, तो याद रखना चिल्का झील हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चिल्का झील स्थित है, बताइएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। ओडिशा राज्य में स्थित है, हमेशा रखिएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्या, या ज्ञान की बातें जान लीजिएगा। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी के मुहाने पर स्थित है। खारे पानी के लघुन झील है, ठीक है। चिल्का झील है जो कि खारे पानी के क्या है, लघुन झील है। पुलकट झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलकट झील किस प्रकार की झील है, तो याद रखना लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है, तो याद रखना पुलकट झील में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है, तो याद रखना पुलकट झील में ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है, याद रखना हुसैन सागर झील स्थित है, ठीक है। वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है, याद रखना केरल राज्य में स्थित है। वेमनाथ झील में कौन सा द्वीप स्थित है, याद रखना वेलिंगटन द्वीप स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर स्थित है, याद रखना बाबू वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है, तो याद रखना लैगून झील के बाबू, ठीक है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील है जो कहाँ स्थित है, तो याद रखना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो याद रखना क्रेटर झील है बाबू, ठीक है। लोनार झील किस प्रकार का झील है, तो याद रखना क्रेटर है प्रकार की झील है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है, तो याद रखना लोनार झील है बाबू, ठीक है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन है, तो याद रखना लोनार झील ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो याद रखना लहामू झील बाबू, ठीक है। चो लहामू झील हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे भारत में की मीठे पानी की झील की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगा, बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो याद रखना शामर झील बाबू, ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है, तो याद रखना चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की झील की सबसे बड़ी झील कौन है, तो याद रखना लोकटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, तो याद रखना चोलहमलु झील हो जाएगा। और भारत की लोनार झील किस राज्य में स्थित है, किस प्रकार की झील है, तो याद रखना क्रेटर झील है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है चोलामू झील से किस नदी का उद्गम होता है, तो याद रखना तीसरा नदी का उद्गम होता है। डल झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अजमेर कहाँ पड़ता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। वो कहाँ स्थित है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना अजमेर में ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। सांभर जो झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखना सांभर झील है, ठीक है। लूनक सागर, पंचभद्रा या डिडवाना राजस्थान की कैसी पानी की झील है, तो याद रखना खारे पानी की झील है। उदय सागर, पिछोला, जय समंद, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में पता है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेलोरी झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में है। और पेनगोंग सो झील
कहाँ स्थित है? तो याद रखना लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सबको याद रखिएगा जितना भी झील बताते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? लोनार झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नक्की झील गुजरात में स्थित है। कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी नहीं, कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में नहीं है। पुलकट झील केरल में स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से होता है? तो याद रखना विवर्तनिक झीलों का निर्माण बाबू, ठीक है। विवर्तनिक झीलों का निर्माण जो है जो कि प्लेटों के संचलन से होता है। बुलर झील की उदाहरण है, तो याद रखना विवर्तनिक झील का। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती है? तो याद रखना वायु द्वारा निर्मित झीलें मिलती है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखना नौकचिया ताल बाबू, ठीक है। नौकचिया ताल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर है। 7वां टॉपिक का नाम है नदी। इधर दिया हुआ है स्थिर नगर है। गंगा नदी पर कौन कौन है? हरिद्वार स्थित है, कानपुर स्थित है, बनारस स्थित है, पटना है। यमुना नदी पर दिल्ली स्थित है, आगरा स्थित है, मथुरा स्थित है। सरजू नदी पर अयोध्या स्थित है। अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ स्थित है। और हुगली नदी पर कोलकाता स्थित है। याद रखिएगा, हुगली नदी पर है जो कि कोलकाता स्थित है। महानदी पर याद रखना कटक हो जाएगा और सबलपुर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ गुवाहाटी हो जाएगा। सुकोबा घाट हो जाएगा। सतलज नदी पर फिरोजपुर हो जाएगा, लुधियाना हो जाएगा। नर्मदा नदी पर भरौचू महेश्वर ओकारेश्वर जबलपुर हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंबल नदी पर चोटा स्थित है। याद रखना कोटा स्थित है, सॉरी, चंबल नदी पर कोटा स्थित है। झेलम नदी पर श्रीनगर स्थित है। तुंगभद्रा कुर्नूल स्थित है। और छिप्रा पर नदी पर उज्जैन स्थित है। याद रखिएगा। गोमती नदी पर बताइएगा, गोमती नदी पर यानी कि लखनऊ स्थित है। गोमती नदी पर लखनऊ स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते, आगे क्या है जो आगे है गोदावरी नदी पर नासिक स्थित है। कावेरी नदी पर श्रीरंगपट्टनम स्थित है। ताप्ती नदी पर सूरत स्थित है। कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा स्थित है। कृष्णा नदी पर कौन स्थित है? विजयवाड़ा स्थित है। मूसी नदी पर हैदराबाद स्थित है। बेतवा नदी पर ओरछा स्थित है। साबरमती नदी पर अहमदाबाद स्थित है। तो याद रखिएगा सबको, ठीक है। आगे है इलाहाबाद में यानी कि गंगा स्थित है। यमुना स्थित है। सरस्वती के संगम पर है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक का नाम है भारत की नदियां पर बने प्रमुख बांध। भारत की नदियां पर बने क्या है? प्रमुख बांध है। तो याद रखिएगा सबको बांध को, ठीक है। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखना टिहरी बांध, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखना हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना कृष्णा नदी पर बना है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना महानदी पर बनाया गया, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना भगीरथी नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सबको याद रखिएगा जितना भी बताते हैं, ठीक है। आगे लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में। और रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखना रावी नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब में पड़ता है। छोम बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखना कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखना कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखना कर्नाटक कृष्णा नदी पर स्थित है बापू, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और याद रखिएगा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखना चंबल नदी पर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ता है? याद रखना राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखना चंबल नदी पर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है बना है? याद रखना रावी नदी पर। मैथन बांध किस नदी पर बना है? याद रखना ब्राकर नदी पर। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना ब्राकर नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना ब्यास नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना गंगा नदी पर, ठीक है। तो ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बाबू के इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना केरल राज्य में स्थित है। मैराची बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना मैराची नदी पर, और जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। काठी बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना रामगंगा पर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा रिहंद नदी पर बना है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सबको याद रखिएगा। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना नंबर टॉपिक का नाम क्या है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ परियोजना है, इधर नदी है, इधर राज्य का नाम है। भाखड़ा नंगल
परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी कहाँ स्थित है? याद रखना पंजाब में स्थित है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर बनाया गया, पंजाब में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व ब्यास के संगम पर स्थित है, जो कि पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा। आगे बाबू, हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है और राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे को चलते, आगे क्या है जो आगे दामोदर परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड व पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में स्थित है। काकड़ा पाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। मलभरा परियोजना मलभरा प्रभा पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखो मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा, जितना भी बताते हैं उसको। ठीक है, बारगी परियोजना बारगी नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमा परियोजना जो कि पवना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। जयकवाड़ी परियोजना है, जो कि गोदावरी नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात में स्थित है। शारदा परियोजना जो कि शारदा नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तवा परियोजना जो कि तवा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है टिहरी परियोजना, जो कि भगीरथी व मिलंगन गान पर है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में है। फरक्का परियोजना जो कि हुगली नदी पर है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नर्मदा घाटी परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में और गुजरात में पड़ता है। सोन परियोजना जो कि सोन नदी पर है, जो कि बिहार में पड़ता है। ऊपरी कृष्णम परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। घाट प्रभा परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कृष्णा परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सबको याद रखिएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है अपर पेन गंगा परियोजना, जो कि पेन गंगा नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नाथप्पा झाकरी परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, कहाँ पड़ता है? तो देखा हिमाचल प्रदेश में। भारत पाक बगलिहार जो कि चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। काकरापारा परियोजना है जो कि ताप्ती नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चिटकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि जवाई परियोजना जो कि पाली नदी पर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। जाखम परियोजना जो कि जाखम नदी पर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। पार्वती परियोजना जो कि पार्वती नदी पर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। रामगंगा परियोजना जो कि रामगंगा नदी पर है, तो याद रखें वो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। रिहांद एवं गोविंद वल्लभ परियोजना सोन नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सागर परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर, जो कि केरल में पड़ता है। चलिए आगे कुछ चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि भार मलप्रभा परियोजना जो कि मलप्रभा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो हमेशा रखना भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। चलिए आगे को चलते बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखा पवनों की दिशा में परिवर्तन होना। और 10वां टॉपिक का नाम है भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखा पवनों की दिशा में क्या होना? परिवर्तन होना। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे है मानसून किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना अरबी भाषा का शब्द है। आगे मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम के ऋतु से। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुक्तता प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुक्तता कहाँ से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे अमृतसर शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समूह से दूरी, याद रखें समुद्र से दूरी, सॉरी उनके समुद्र से क्या है? दूरी। आगे तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है? तो याद रखना पश्चिम विक्षोभ से होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा है? तो याद रखना पंजाब से। ये आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे भारत में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश तथा बिहार में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो याद रखना मापशीनराम में है जो
आम्र वर्षा क्या है, याद रखना, बिहार और बंगाल में चर मार्च और एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, बताइएगा। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखना कच्छ से हरियाणा तक। मावन सीनराम और चेरापूंजी से में अधिक वर्षा होने के कारण कि क्या कारण है, तो यहाँ की पहाड़ियां की आकृति की है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो यह रकम पूर्वी तटीय प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है, तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है बाबू की भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते, जिसके कारण प्रभावित होता है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुए स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंधित है, तो याद रखना एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन हो जाएगा। एल नीनो तथा दक्षिणी क्या हो जाएगा, दोलन हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बाबू कि भारत के पश्चिमी तटों भारत के पश्चिमी तटों अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो याद रखें समुद्र के निकट होने का कारण होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां से अधिक वर्षा होती है, तो याद रखें छोटा नागपुर का पठार से। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, तो याद रखना स्थल समुद्र का विभेदी तापमान। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो याद रखना उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं बाबू, आगे क्या है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो याद रखना तमिलनाडु से। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो याद रखना तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है, कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो याद रखना लेह हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन से थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एमपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में सवाल आया था। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो याद रखना दक्षिण से पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम से उत्तर से पूर्व बाबू। ठीक है, दक्षिण से पश्चिम से उत्तर से पूर्व, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो याद रखना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आगे देखते हैं बाबू, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो याद रखना केरल में। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो याद रखना दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो हमेशा याद रखना लेह में बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो हमेशा याद रखना लेह में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं बाबू, अगल क्या है, चेरापूंजी अवस्थित है, बताइएगा। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ, तो याद रखना है मेघालय राज्य में स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है, तो याद रखना है चेरापूंजी कहाँ स्थित है, तो याद रखना मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, अगला टॉपिक का नाम है भारत के वन। भारत के वन के बारे में देखेंगे। ठीक है, भारत के वन 11वां टॉपिक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, तो याद रखना 33% क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है। आगे बाबू, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो याद रखना 1988 में की गई थी। आगे देखते हैं आगे क्या है जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना देहरादून में स्थित है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो याद रखना देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है, तो याद रखना नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिस वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है, तो याद रखना के एम मुंशी है। वन रोपण प्रक्रिया और पेड़ लगाने की
देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो याद रखना 21.05% पर, ठीक है, 21.05% पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो याद रखना हरियाणा के। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण निर्बाध है, तो याद रखना संपूर्ण भूमि का 33%, ठीक है, संपूर्ण भूमि का 33% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है वृक्षाधारित क्षेत्र सर्वाधिक है, याद रखना पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो याद रखना राज्य हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो याद रखना सुंदरबन में पाई जाती है। पीवीआई बाबू इसे जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल। अगला है नीलगिरी पहाड़ियां में पेड़ की समान जाती है, तो याद रखना टीक यानी कि सागौन का। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो याद रखना सुंदरबन को, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत के राज्यों में से किस में सगौनों का वन पाया जाता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखना उष्णार्ध पतझड़ वन, ठीक है, पतझड़ वन हो जाएगा। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना मैंग्रोव वन कहा जाता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो याद रखना जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। बाबू साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो याद रखना जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। बाबू ठीक है, तो याद रखिएगा। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? तो याद रखना उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो याद रखना सदाहरित। किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? याद रखना नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है। तो ये सबको याद रखिएगा। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टाइन क्षेत्रों में से किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? तो याद रखना सुंदरी के बाबू, ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन है? तो याद रखना पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो याद रखना हिमालय में। लिसा प्राप्त होता है तो याद रखना चीड़ के वृक्ष से, ठीक है। तो चलिए आगे को चलते, आगे क्या है जो आगे सगौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। निम्न अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं? सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भितरकनिका जो कि उड़ीसा में पड़ता है, पिचवरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वेमदान कर्नाटक में पड़ता है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है। आगे सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है कौन? खेजड़ी हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा। जो भी खेजड़ी लगा रहे हैं बाबू उनका सही है। आगे लंबी जड़े और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाए जाते हैं। कहा? याद रखना पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। याद रखना है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखना जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखना देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो याद रखना वनों के काटने से रोकने से। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की थी? 1928 में की थी, ठीक है। याद रखिएगा सबको। आगे बाबू राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब कहाँ की गई थी? याद रखना 1921 में भोपाल में की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला टॉपिक का नाम है बाबू भारत के राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो देखते हैं अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो बायोस्फीयर रिजर्व बाबू, ठीक है। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, याद रखना हरियाणा बाबू, ठीक है।
आगे देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित थे, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना पेरियार हो जाएगा। दागची गामम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ स्थित अवस्थित है, तो याद रखना राजस्थान में अवस्थित है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखना मणिपुर में स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो याद रखना गैंडा के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। नल सरोवर पश्चिम यानी कि नल सरोवर पश्चिम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना गुजरात, गुजरात राज्य में स्थित है। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए, तो याद रखना जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखना असम में स्थित है। केवला देव घाना पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखना उत्तराखंड में अवस्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखना असम में अवस्थित है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन, तो याद रखिएगा काजीरंगा बाबू, ठीक है। अभयारण्य राइनो के लिए क्यों जाने जाते हैं, तो याद रखना काजीरंगा जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो। आगे है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स की स्थित है, तो याद रखना उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो याद रखना व्याघ्र के लिए, व्याघ्रों के लिए याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है कहाँ, याद रखना गुजरात में। राजा जी राष्ट्रीय पार्क पार्क एक प्राकृतिक आवास है जो कि कहाँ पड़ता है, तो याद रखना एशियाई हाथी का बाबू। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है जो किसके लिए है, तो याद रखना एशियाई हाथी के लिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखना कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो। आगे भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखना बनर घट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो याद रखना 1916 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो। आगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो याद रखना 1970 में कोलकाता में की गई थी। भारत में सबसे बड़ा अभयारण्य बाघ अभयारण्य स्थित है, तो याद रखना कॉर्बेट बाग, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क स्थित है, तो याद रखना जैसलमेर में। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो याद रखना तेंदुआ बाबू, ठीक है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है। आगे भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए थे, तो याद रखना सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी में। आगे है, कौन एक टॉप स्लीव के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व में वन्य जीव कोष का प्राकृतिक लाल पांडा हो जाएगा। एक सिंगल वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल एवं असम में पाए जाते हैं। आगे बाबू की जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना की स्कीम कौन सी थी, तो याद रखना नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो याद रखना शांत घाटी में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना काजीरंगा अभयारण्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं बाबू, जिसमें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखना उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे देखते हैं बाबू, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो याद रखना 1972 में बनाया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन जीव अभयारण्य है, तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, कौन सी एक विशाल कृंतक जो पेड़ों के ऊपर रहती है, तो याद रखना भारतीय विशाल गिलहरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे को चलते बाबू, अगला टॉपिक का नाम क्या है, याद रखना भारत की मिट्टियां बाबू, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम है भारत का मिट्टियां, 13 नंबर टॉपिक है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो याद रखना जलोढ़ पर बाबू, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है, तो याद रखना तलोचन बाबू, ठीक है। तलोचन से बनी है। चलिए आगे को चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो।
आगे देखते हैं, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, जो कि बांगर है। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, लाल मिट्टी के लिए। ठीक है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो याद रखना, काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। जो आगे है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो याद रखना, काली मिट्टी होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो याद रखना, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो याद रखना, कपास की खेती के लिए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखना, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। आगे है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के लिए अपचय के कारण निर्मित है हुई है? तो याद रखना है, रेगुर मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। रेगुर किसका नाम है? तो याद रखना, काली मिट्टी का ही नाम है बाबू। ठीक है, काली मिट्टी की स्थानीय रूप से रेगुर या कपासी मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाने जाता है। इस मिट्टी को अगला क्वेश्चन से क्या है, इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो याद रखना है, काली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। जो आगे है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो याद रखना, मलबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कौन कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुबर हो जा रहा है? तो याद रखना, लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। जो आगे, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो याद रखना, दोमट हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो याद रखना, वन रोपण द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो याद रखना, काली मिट्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे है, मखरैला मिट्टी किसका परिणाम है होता है? तो रकम निथरन का, नहीं लीचिंग का। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो याद रखना, अवन नलिका यानी कि गली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन अवन नलिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो याद रखना, काली मिट्टी में। चलिए आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है। जो आगे, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो याद रखना, अम्लीय कबाब। ठीक है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो याद रखना, राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे सिंचाई के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक का नाम है सिंचाई के साधन। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख साधन क्या है? कुएं एवं नलकूप हो जाएगा। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितना है? तो याद रखना, 31.1% है। ठीक है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी 56% है। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाब की सिंचाई की भागीदारी 6% है। तो याद रखिएगा सबको। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो याद रखना, दक्षिणी भाग। ठीक है, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो याद रखना, तमिलनाडु का। नलकूपों का की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। जो भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? तो याद रखना, पंजाब हो जाएगा। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? तो याद रखना, गुजरात हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो याद रखना, सतलज नदी से जल मिलता है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो याद रखना, इंदिरा गांधी नहर बाबू। ठीक है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो याद रखना, गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो याद रखना, गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान का नहर का क्या नाम है? तो याद रखना, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है, जो कि लघु एवं बृहद परियोजना से ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो याद रखना, दक्कन के पठार में। भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो याद रखना, लघु एवं बृहद परियोजना से। याद रखना, लघु एवं बृहद परियोजना से। ठीक है, शारदा सहायक रामदेश
शारदा सहायक रामदेव परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है कि कृषि कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी है बहु फसली खेती द्वारा भूमि उपयोगों के प्रारूप को बदलना। और ऑप्शन सी है भू प्रबंध का सुधार करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को चलते बाबू। आगे क्या है जो अगला टॉपिक का नाम है, अगला टॉपिक का नाम है कृषि बाबू। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम क्या है? कृषि हो जाएगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि हो जाएगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो याद रखना गेहूं हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा सब जितना भी बताते हैं जितना को। ठीक है, अगले है किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखना कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो याद रखिएगा सबको। ठीक है, आगे बाबू भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो बताइएगा हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो हमेशा याद रखिएगा गेहूं का हो जाएगा। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं अगला क्या है जो सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? बताइएगा सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है जो आगे भारत में अधिकतम किस कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? तो याद रखना चावल हो जाएगा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो याद रखना चावल हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो याद रखना दार्जिलिंग में होती है। भारत में सबसे अधिक ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो याद रखना असम में। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो याद रखना कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना यूपी हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश कहते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखना केरल में होता है। तो याद रखिएगा नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में से जाना जाता है? तो याद रखना पंजाब को। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। ठीक है, तो याद रखना भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? याद रखना डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, आगे को चलते हैं आगे क्या है जो आगे भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना गुजरात हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना मध्य प्रदेश हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दालों के लिए। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या हो जाए। आगे फल का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। दुग्ध दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना 1970 में। ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बाबू श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो याद रखना दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन को। भारतीय कृषि का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो ये एम एस रंधाव ने। याद रखिएगा भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? एम एस रंधाव ने। चलिए आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। देश में एंग्रो इकोलॉजी क्षेत्र है, बताइएगा कितने हैं? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में एंग्रो इकोलॉजी क्षेत्र कितने? तो याद रखना 20 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखना GBPAU पंतनगर बाबू। ठीक है, पंतनगर हो जाएगा। हरित क्रांति से गहरा संबंध रखा है कौन? तो याद रखना डॉक्टर स्वामीनाथन का। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमेशा याद रखिएगा भारत में सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, MP हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू आगे क्या है जो आगे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना आलू उत्पादन से। ठीक है, तो चलिए आगे को चलते बाबू आगे
आगे, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो याद रखना चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता लेकिन जमाव नहीं है? तो याद रखना चाय की बात। ठीक है, खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो हमेशा रखना नवंबर की प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना नासिक हो जाएगा। झूम क्या है? तो याद रखना कृषि का एक तरीका है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे क्या है, किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो याद रखना कुग्र जिले में। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो याद रखना बंगाल के डेल्टा टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो याद रखना कॉफी की। आगे देखते हैं बाबू। आगे क्या है जो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? तो याद रखना तमिलनाडु हो जाएगा। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो याद रखना गन्ना का बाबू। ठीक है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? तो याद रखना झांसी में। चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे क्या है जो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में राज्य में है। मक्के की खेती की जाती है जा सकती है खरीफ के मौसम में। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखना 70 हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था अवस्थित है? तो बेंगलुरु में। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु है? तो याद रखना 127 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है? तो याद रखना गेहूं आ जाएगा। भारत में मुख्य रूप कृषि पदार्थ आयात आयात मद है? तो याद रखना खाने योग्य तेल भाव। ठीक है, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो याद रखना गरम मसाले के लिए। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखना तिलहन से। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन है? तो याद रखना है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन और जूट और गन्ना। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ हो जाएगा। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म IR8 हो जाएगा। ठीक है, IR8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। आगे क्या है जो आगे, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है थी, जिसमें गेहूं किसकी हुई थी? तो याद रखें गेहूं की। अगला टॉपिक का नाम है भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत के ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो देखेंगे इसको। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना तापीय हो जाएगा। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई थी? बीजी नजाम चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को। काकर पारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में है। आगे तक देखते हैं आगे क्या है जो आगे है कैगा में क्या होता है? कैगा में क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। कैगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। आगे कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो याद रखना तारापुर क्यों, जो कि कहाँ किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखना महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे क्यों चलते बाबू। आगे क्या है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमेशा रखना हिमाचल प्रदेश में के मणिकर्ण में। याद रखना हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। ठीक है, आगे देखते हैं देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युतीय का योगदान कितना है? तो याद रखना 70% है, जो कि ताप विद्युतीय का योगदान है। आगे भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो याद रखना कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि शिव समुद्रम परियोजना है। वो कौन सा परियोजना है? तो याद रखना शिव समुद्रम परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे को चलते बाबू। आगे क्या है देखते हैं। आगे एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमेशा रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखना दार्जिलिंग में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? तो हमेशा रखना दार्जिलिंग में। आगे देखते हैं ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है।
ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। आगे है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखना शिव समुद्रम में बाबू, ठीक है, शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा को कितने प्रतिशत आपूर्ति कोयले से होती है? तो याद रखना 67% पूर्ति कोयले से होती है। आगे देखते हैं कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान का स्रोत है? तो याद रखना कोयला हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत प्रधान कौन है? तो याद रखना कोयला हो जाएगा। उड़ान एक ऐसी गैस से आधारित शक्ति परियोजना है, याद रखना, जो कि महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस से आधारित शक्ति परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल विद्युत एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखना खड़ग बसालम बाबू, ठीक है, खड़ग बासलम हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। आगे है भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं बाबू। अगला टॉपिक का नाम है खनिज। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक का नाम क्या है? खनिज है, तो खनिज को पढ़िएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है, तो याद रखना छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन कहलाता है? तो याद रखना छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। आगे की कहाँ से आगे है कि कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? याद रखना बेलाडीला से। बेलाडीला से बाबू याद रखना उत्तम प्रकार की लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू कि केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुंदन की पहाड़ियां किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना लौह अयस्क खनिज के लिए, हमेशा याद रखिएगा लौह अयस्क खनिज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? याद रखना छत्तीसगढ़ है, जो कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। आगे है कि भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो याद रखना हेमेटाइट प्रकार का होता है, याद रखिएगा हेमेटाइट प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना उड़ीसा हो जाएगा, जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो याद रखना राजस्थान में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आगे है कि कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश है, जो कि भारत में मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना अभ्रक के लिए। आगे देखते हैं बाबू अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना प्रथम स्थान है, जो कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो याद रखना प्रथम स्थान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू क्या है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो याद रखना मकराना में पाया जाता है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो याद रखना सफेद संगमरमर निकाला जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा याद रखिएगा हीरा के लिए प्रसिद्ध है बाबू, ठीक है। आगे देखते हैं सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा, जो कि सोना की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो याद रखना केरल में, हमेशा याद रखिएगा केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है कि कौन सा एक राज्य में भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? झारखंड है, जो कि अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखना थोरियम के बाबू, ठीक है, याद रखना हमेशा थोरियम के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगान खान किस राज्य में स्थित है? याद रखना राजस्थान में स्थित है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना है? तो याद रखना 40% है। झारखंड में कोयले की खान की स्थिति है? याद रखना झरिया बाबू, याद रखना झारखंड में कोयले की खान स्थित है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? याद रखना कोयले क्षेत्रों से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो याद रखना कोयला क्षेत्र से संबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? याद रखना झरिया का। किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? याद रखना झरिया का। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? याद रखना झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहां से? तो हमेशा रखिएगा झारखंड से। सबसे बढ़िया कोयले कोकारी कोयला प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना झरिया से ही। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो हमेशा रखिएगा आप सादी चट्टानों में, ठीक है। अब सादी चट्टानों में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना डिगबोई में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1956 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सबको याद रखिएगा। बॉम्बे हाइट संबंधित है किससे? तो याद रखना
तटीय तेल क्षेत्र से विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त है, याद रखना हजारीबाग से। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला किस वर्ग के स्थानों के से क्रमबद्ध है, याद रखना क्षेत्रीय कोलार केंद्र मुख्य झरिया से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, याद रखना जादू गोड़ा में। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है, याद रखना झारखंड हो जाएगा। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है, तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है, तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, याद रखना हैदराबाद में। तो हमेशा याद रखिएगा, भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, याद रखना हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है। तो बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बाबू, धारा बाड़ा हो जाएगा। ठीक है, धारा बाड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर का। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, तो हमेशा याद रखिएगा दक्षिण पूर्व में, हमेशा याद रखिएगा दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन से कि भारत के निम्नलिखित में भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा धाराबाड़ा क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा लौह अयस्क किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एपी हो जाएगा। ठीक है, एपी हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंसर हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि ज्ञान की बातें हैं कि आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक उत्पादन नेल्लोर जिले से में होता है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक उत्पादन कहां से होता है, तो नेल्लोर जिले से होता है। अतः आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद इसके अभ्रक उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नेल्लोर जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। याद रखिएगा, नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश क्या है, भाग है। आगे बेलाड जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इससे सवाल। ठीक है, ये सबको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है जो आगे की कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है, तो याद रखना झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए झारखंड में पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आए गए हैं, तो याद रखें यूरेनियम निक्षेप में बाबू। ठीक है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो याद रखें पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो याद रखना रायपुर में बाबू। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में है। याद रखिएगा, पहला हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़ आता है, तीसरा उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, आगे बाबू छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज बाबू। ठीक है, खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन है, तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए हैं, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है किसको भूरा कोयला कहा जाता है, तो याद रखना लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है, तो याद रखना दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू कि चीक या नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है उद्योग। अब अगला टॉपिक क्या है, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है, तो याद रखना कुलटीम बाबू। ठीक है, कुलटीम हो जाएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो याद रखना ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था, तो याद रखना राउरकेला स्टील संयंत्र, जो कि पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखना 1965 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है, तो याद रखना रूस की मदद से स्थापित किया गया है। आगे है वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है, तो याद रखना मुंबई हावड़ा वाया रायपुर बाबू। ठीक है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत थे, याद रखना कपड़ा उद्योग में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तो याद रखना जूट तथा रुई उद्योग हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे है कि देशों में आधुनिक तकनीक पर अधिकार आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना 1894 ईस्वी में हुआ था। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ था? तो याद रखना कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे तो चलते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे की स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसके? तैयार रखना लोहा एवं क्रोमियम की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा का महत्व क्या है बताइएगा? छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है किसके लिए? एल्यूमिनियम के कारण। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, चलिए आगे आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे बाबू कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? याद रखना राजस्थान है, जो कि सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है। भारत पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना लुधियाना हो जाएगा, जो कि हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखना चेन्नई में स्थापित किया गया था। आगे कि बाबू के भारत में उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखना रानीपेट में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श रसायन पाई जाती है? तो याद रखना गुजरात में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? तो याद रखना हथकरघा उद्योग हो जाएगा। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो याद रखना अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई है? तो याद रखना मरहौर में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ होती है? ये हुआ है तो याद रखना मरहौर में। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है जो आगे कपास उद्योग की जिन कच्चे माल पर आश्रित होते हैं वे हैं भार हरास मूलक हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, याद रखना बरौनी में बिहार में तेल शोधक कारखाना है। कौन सा प्रमुख उद्योग मोरी में स्थापित है? याद रखना एल्यूमिनियम उद्योग हो जाएगा। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? याद रखना मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू आगे है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना डिगबोई में स्थापित किया गया है। पर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? याद रखना जामनगर में है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? याद रखना टाटानगर के नजदीक है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? याद रखना वाराणसी और पेरम्बुरम में। ठीक है, वाराणसी और पेरम्बुरम में बनाए जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा भारत में रेल का डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी एवं पेरम्बुरम में। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दियाल सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बरेली हो जाएगा। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, तो बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो पंजाब एवं हरियाणा हो जाएगा। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? याद रखना पटना में। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? याद रखना उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो याद रखना बांग्लादेश हो जाएगा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? तो याद रखना चेन्नई में स्थित है। ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की कौन सा राज्य चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य है जो कि चीनी का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है परिवहन व्यवस्था। बाबू अगला टॉपिक का क्या नाम है? परिवहन व्यवस्था। तो इसको देखते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कैमा है? याद रखना द्वितीय हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? याद रखना उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? याद रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाने तक बीच चली कि कब? तो याद रखना 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? याद रखना गोरखपुर में। कोंकण रेलवे जोड़ती है याद रखना रोहा मंगलूर को। तो हमेशा याद रखिए कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको? रोहा और मंगलुरु को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो याद रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू कि किसके शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? याद रखना शेरशाह सूरी के शासन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है जो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति दूसरी है।
शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रैंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ती है। ठीक है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा मिलते हैं किससे? तो याद रखना झांसी से मिलते हैं। तो भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो याद रखना 17 जोन में, यानी कि जोन में विभक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? याद रखना हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है स्थित है? याद रखना हाजीपुर में। हाजीपुर में बाबू भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो याद रखना 1925 में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, याद रखना डक्कन क्वीन बाबू। ठीक है, डक्कन क्वीन भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो याद रखना मुंबई हो जाएगा, और कोलकाता में दो रेलवे जोनों का मुख्यालय है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दिल्ली में है। एयर इंडियंस का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो याद रखना मुंबई में हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो याद रखना कोलकाता में है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है बताइएगा? भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो याद रखना 13 मुख्य बंदरगाह हो जाएगा। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हो जाएगा? 13 मुख्य बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? याद रखना तट रेखा पर है, सीधी और सपाटा है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो याद रखना मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना विशाखापत्तनम हो जाएगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो याद रखना चेन्नई हो जाएगा, जो कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बाबू, विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो याद रखना 16.6% वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे कि भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो याद रखना महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बाबू कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक हाल ही में छो पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुंबई तथा पुणे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं, आगे क्या है जो अगला प्रश्न है बाबू कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई और थाने के बीच 1853 में बनी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है बाबू कि देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना रेलवे हो जाएगा। पहिए एवं एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना बेंगलोर में स्थित है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली है? तो याद रखना दिल्ली से बेंगलुरु के मध्य चली है। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में व्यवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने में से संबंधित है? तो याद रखना रेलवे टेल निगम हो जाएगा, रेलवे टेल निगम हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यकाल का नाम क्या है हुआ? तो याद रखना पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो याद रखना फेयर क्वीन हो जाएगी। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन माना जाता है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना 1911 में भारत में वायु परिवहन का विकास हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बाबू, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो याद रखना कोलकाता हल्दिया हो जाएगा। नेहावेश बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखना मुंबई में स्थित है। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन किस तट पर स्थित है? याद रखना क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे कि भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। मर्मागव पतन स्थित है? याद रखना गोवा में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन है था? याद रखना कांडला हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? याद रखना इलाहाबाद हल्दिया हो जाएगा। चलिए आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है? याद रखना बिहार में स्थित है। रेल मंत्रालय विलेज जॉन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? याद रखना 2004 में। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी से, याद रखिएगा। आगे है बाबू कि भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है जो है? तो याद रखना मुंबई हो जाएगा। भारत में अंतर स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना गंगा नदी हो जाएगा। अगला टॉपिक का नाम है संचार। देखिएगा अगला टॉपिक का क्या नाम है? याद रखना संचार, जो कि 20वां टॉपिक है। ठीक है,
भारत में सर्वाधिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 1837 में भारत में सर्वाधिक सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत हुई। वीवीआई प्रश्न बाबू एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? याद रखना 1854 में हुआ था। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो याद रखना भारत में विश्व में सर्वाधिक डाकघर है। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ था? याद रखना 1854 में मुद्रित हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, आगे है भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ था। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? याद रखना 1885 में हुआ था। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 1972 में हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ था? याद रखना 1986 में हुई थी। ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई? याद रखना 1995 में भारत में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुई थी। भारत में कितने पिन कोड जोन हुए? याद रखना 9 पिन कोड जोन है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो याद रखना 6 संख्या होती है। ग्रीन चैनल क्या है? तो याद रखना स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। भारत में एसटीटी सेवा कब और किन नगरों के मध्य प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना 1960 में ईस्वी में लखनऊ कानपुर के मध्य प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? याद रखना 1986 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, जनसंख्या एवं नगरीकरण हो जाएगा। अगला टॉपिक का नाम है जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? याद रखना 1872 में हुई थी। याद रखिएगा, इससे एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, याद रखना जनसंख्या से लेकिन 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड मे के कार्यकाल में संपन्न हुई थी, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? याद रखना केरल में, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की भारत के मारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन है? तो याद रखना बिहार हो जाएगा। मेगापोलिस समानता कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो याद रखना 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो याद रखना मिजोरम में हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो पहला हो जाएगा। केवल राज्यों में पहला हो जाएगा, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.04% है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, भारत के राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? याद रखा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितना है? 5.6% है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य 2045 तक। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास के महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 19 को। अगला टॉपिक का नाम है भारत की जनजातियां। अगला टॉपिक का क्या नाम है? भारत की जनजातियां। देखेंगे भिल जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियां कौन है? तो याद रखना गोंड जनजातियां। गारो जनजातियां मेघालय की है। बोडो निवासी गारो पहाड़ की में है। गद्दी की लोग निवासी हिमाचल प्रदेश के। सोम पेन जनजाति कहीं पाई जाती है? तो याद निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में वो जो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो याद रखना मेघालय राज्य में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो याद रखना गोंड जनजातीय समूह है, ठीक है। तो चलिए बाबू, क्लास एंड हो गया, यानी कि भारत का भूगोल संपूर्ण खत्म कर दिए। भारत का भूगोल यानी कि संपूर्ण रूप से क्या कर दिए? खत्म कर दिए बाबू, ठीक है। मैराथन था भारत का भूगोल का। अगला मैराथन आएगा विश्व का भूगोल बाबू, याद रखिएगा। अगला मैराथन क्या आएगा? विश्व का भूगोल।
याद रखिएगा। आप लोग को कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट जरूर बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा जो, ठीक है। और बताइएगा क्या ये रेगुलर क्लास रखें, लेकिन मैराथन पर मैराथन क्लास चलाते रहे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पहले कैसा क्लास लगा जो, ठीक है। तो मिलते हैं अगला मैराथन क्लास में, बेस्ट रुका भूगोल में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।